नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज आप लोगों के सामने मैं एक और प्रॉब्लम लेके आया हूँ लीनियर चार्ज डेंसिटी रिलेटेड। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस z अबव द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास रोज लीनियर चार्ज डेंसिटी रिलेटेड ही प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाए और आप अपना पकड़ बना पाए कि कैसे हमें ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस लेक्चर में। तो प्रॉब्लम का फिगर ये है कि अगर आपके पास सर्कुलर लूप है और इसके सेंटर में से ठीक परपेंडिकुलरली एट अ डिस्टेंस z, ये डिस्टेंस जो है सेंटर से ये डिस्टेंस z हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो सर्कुलर लूप है इट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज, दैट मीन्स इसका जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ये है कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो गया कांस्टेंट, और ये मैंने बताया भी है कि यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब क्या है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो जैसे हम लास्ट कुछ प्रॉब्लम जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब में हमने देखा कि एक ही मेथड हम यूज़ करते हैं कि आप इसको नंबर ऑफ इंटरवल्स में डिवाइड कर दीजिए, फिर हर एक स्मॉल सेगमेंट के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कीजिए, एंड देन यूजिंग सुपरपोजिशन यू कैन राइट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो कि हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी देखा था। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको पहले एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ये मैंने एक्सिस जेड एक्सिस ले लिया, ये सपोज मेरा एक्स एक्सिस है और दिस इज माई वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ एक स्मॉल सेगमेंट में चूज कर लेता हूँ, सपोज इसको मैं लिखता हूँ dl, और यहाँ से जो इसके सेंटर में ये जो डिस्टेंस है, सिंस ये सर्कुलर लूप है, ठीक है, इट्स ए सर्कुलर रिंग, तो इसका डायमीटर, इसका रेडियस अगर मैं चूज कर लूँ तो इसका रेडियस मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे से a। तो रेडियस हो गया मेरा, रेडियस हो गया a। ठीक है, a सम यूनिट, इट कैन बी मीटर, इट कैन बी सेंटीमीटर, एनीथिंग, लेकिन हम ऐसा यूनिट यूज करते हैं तो आप इसको मीटर में भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, a यूनिट। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये हो गया मेरा dl, और हमें यहाँ पे देखिए हम dl को, अब ये dl सेगमेंट में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, अभी हमको बस इस dl के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसको हम अगर ऐसा ड्रॉ करें यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया A, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड दिस सेगमेंट dl, और यहाँ से ये हो गया हमारा पॉइंट P। ठीक है, अब इस को हम चूज कर लेते हैं ऐसे, और ये हमारा इस सेंटर पॉइंट को अगर हम ओरिजिन चूज करें तो दैट इज ओरिजिन। तो ये dl में जितने अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा, dl में अमाउंट ऑफ चार्ज इज dq, दैट विल बी लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई dl। अब इस dq चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और ये हमने ले लिया से r वेक्टर, और इस वेक्टर को हम डिनोट कर लेते हैं a वेक्टर से, क्योंकि a हमारा रेडियस है और a वेक्टर डिनोट करता है कि अलोंग द, ये वेक्टर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, और ये a जो हो गया ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। तो अब हमें क्या करना है, हम इस dq के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर। तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, जो हमें पता है, हम लिखेंगे कि dE इक्वल टू dq बाई 4πε0 r स्क्वायर एंड देन r यूनिट वेक्टर। अब बस काम उतना ही है, बस हमें पहले स्मॉल सेगमेंट, हमारे पास जो स्मॉल सेगमेंट है इसके लिए, इसमें जितना चार्ज है dq, उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देन हमें लेटर ऑन इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, ओवर द टोटल सर्कुलर लूप। तो इस केस में हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा, हमें क्या करना है, सिर्फ ये r वेक्टर जो है, ये r वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे r वेक्टर इज ऑलवेज, जो मैंने आपको बताया है कि ऑलवेज इट इज सोर्स के पोजीशन, हमें ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, जो कि ये है, इस पोजीशन वेक्टर से हमें सोर्स का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हमने जेड लिख रखा है, ठीक है, और ये एक्सिस भी हमने जेड चूज किया है। मैं इसको इसलिए डिफरेंट इससे लिखता हूँ, ये स्मॉल जेड हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम में हमारा था ये जेड डिस्टेंस, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप गलत फहमी में ना पड़े। ये जो डिस्टेंस है जेड और ये एक्सिस हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको जेड जेड बार, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं जेड जेड बार माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये हमारा सोर्स हो गया और ये हमारा आर वेक्टर हो गया, ये जो आर वेक्टर। अब इसको हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो इट विल बी डी क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर। अब हमें ये भी पता है कि आर यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अब यहाँ से आर वेक्टर हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर जेड स्क्वायर, सॉरी रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा आर वेक्टर क्या बन गया, हमारा जो आर वेक्टर है, हमारा आर वेक्टर बन गया आर यूनिट वेक्टर, ये हमारा बन गया आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज इसको हम लिख सकते हैं, जेड जेड कैब माइनस एक वेक्टर बाई रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। इसी चीज को हम यहाँ पे पुट कर देंगे और साइमल्टेनियसली ये जो आर स्क्वायर है, ये आर है मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसको भी हम ये वाला ये जो आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर का जो फॉर्मूला है हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि डी क्यू बाई 4πε0, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे हो गया स्क्वायर तो अल्टीमेटली स्क्वायर रूट चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में ये यूनिट वेक्टर का हम ये पूरा रिप्लेस करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे जेड जेड कैब माइनस ए वेक्टर और देन रूट ओवर जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। अब इनका अगर हम पावर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस हाफ दैट विल बी इक्वल टू 3/2। तो ये हो गया हमारा डीई, जो हमने देखा था कि स्मॉल सेगमेंट जो हमने पोर्शन चूज किया था उस पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब ये डी क्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो डी क्यू विल बी लेमडा डी एल बाई 4πε0 जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा जेड कैब माइनस ए वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल पोर्शन के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, हमें सुपरपोजिशन करना है। सुपरपोजिशन हमको पता है कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम सुपरपोजिशन करेंगे दैट विल लीड टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो हम परफॉर्म करते हैं जहां तक चार्ज हमारा कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेशन किसके ऊपर परफॉर्म होगा, ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो इस केस में हम कैसे परफॉर्म करेंगे, आपको अगर हमको ये पता है कि फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री कि अगर कोई भी सर्कुलर लूप हो, सपोज ये डीएल हो गया और इसका एंगल अगर हम जैसे कोई भी हम अगर सर्कुलर लूप हो, सपोज ये रेडियस ए है और ये एंगल फाई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आर्क लेंथ इन रेडियन हम लिख सकते हैं ए फाई, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल सेगमेंट चूज किया था डीएल और ये एंगल को अगर हम चूज करें डी फाई तो हम इसको अल्टीमेटली डीएल को क्या लिख सकते हैं, ए डी फाई, ठीक है, वेयर एंगल इज इन रेडियन। तो यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करने के बाद हम जो इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है, सपोज ये आपका सर्कुलर लूप है जो आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है क्योंकि हमें स्मॉल सेगमेंट में जो चार्ज है सारे चार्ज को हमको ऐड करना है, दैट विल रिजल्ट इनटू इंटीग्रेशन। तो अगर हम यहाँ पे डीएल को लिखेंगे ए डी फाई एंड देन अगर हम इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको अगर हम 0 to 2π हम रन करें तो अल्टीमेटली हमें पूरा ये सर्कुलर लूप हमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हम वही चीज यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, डीएल के जगह में हम लिखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई दैट विल बी इंटीग्रेशन डीई, ठीक है।
ये इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है कि ओवर द रीजन ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दैट विल बी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 to 2 पाई, और ये लेमडा डी एल, इसको हम लिखेंगे लेमडा ए डी फाई, ठीक है। और बाद में हम ये पूरा पोर्शन यहाँ पे लिखेंगे जेड कैप सॉरी ए वेक्टर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अब हमें इस पोर्शन का इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म करना है, तो चलिए इसको हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ से देखिए 0 to 2 पाई, हम अभी क्या करेंगे इंटीग्रेशन परफॉर्म करते समय यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम सेपरेट करेंगे। हम ये लिखेंगे पहले लेमडा ए डी फाई, ठीक है, और यहाँ पे हो गया जेड कैप बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड 0 to 2 पाई लेमडा ए डी फाई, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ए वेक्टर बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस पोर्शन में सिंस लेमडा हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, कि आप 0 to 2 पाई तो आप मूव कर रहे हैं, सपोज ये है, तो यहाँ पे देखिए आप अगर सपोज यहाँ से आपने शुरू किया और यहाँ से अगर आप ऐसे मूव करना शुरू किए सपोज एट एनी एंगल फाई, आपका रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, योर रेडियस इज नॉट चेंजिंग, लेकिन यहाँ पे रेडियस चेंज नहीं हो रहा। सिमिलरली आपका जो ये जो जेड डिस्टेंस है ये भी फिक्स्ड है, क्योंकि आपने एक पार्टिकुलर पॉइंट पर सेंटर से एक पार्टिकुलर पॉइंट एट अ पार्टिकुलर डिस्टेंस, जो डिस्टेंस भी फिक्स्ड है जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ए इज कांस्टेंट, जेड इज कांस्टेंट, और आपने क्वेश्चन में ये भी बोल दिया, क्वेश्चन में ये भी बोला गया कि लेमडा जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि आपका जो सर्कुलर लूप है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेमडा ए एंड जेड हम बाहर लेके आ सकते हैं इंटीग्रेशन से, एंड देन यहाँ पे भी देखिए जेड कांस्टेंट हो गया, ए कांस्टेंट हो गया, इसको भी हम बाहर लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अल्टीमेटली यहाँ पे इंटीग्रेशन, और ये जो यूनिट वेक्टर है जेड कैप, अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या था इस केस में, हमारा यूनिट वेक्टर ऐसा था, ये यूनिट वेक्टर जेड कैप जो है ये यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर लूप। तो आप नो मैटर आप कैसे भी, आप जैसे 0 to 2 पाई आप मूव करेंगे, यू आर मूविंग, आप पूरा ऐसे आप मूव कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स दिस यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेड कैप भी बाहर लिखेंगे और यहाँ पे अंदर में हो जाएगा 0 to 2 पाई डी फाई, ठीक है, ओनली दिस विल रिमेन। अब डी फाई मतलब अगर आप डी फाई को इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द लिमिट 0 to 2 पाई, तो इसका आंसर आपको मिलेगा 2 पाई, इस पोर्शन का आंसर। अब बचा इस पोर्शन का आंसर, तो इस पोर्शन का आंसर देखिए लेमडा ए वेक्टर डी फाई बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इसको चलिए हम देखते हैं कैसे हम सॉल्व करें इस पोर्शन को। तो अभी जो मैं इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ सिर्फ इस पोर्शन का, लेटर ऑन हम इसके साथ ऐड कर देंगे। अब इस पोर्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इस पोर्शन का सिंपली इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ओनली दिस पोर्शन का। तो इस पोर्शन का देखिए 0 to 2 पाई लेमडा ए, अब यहाँ पे ए वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए मैग्नीट्यूड ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, दैट विल बी डी फाई बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ से हम कांस्टेंट निकाल सकते हैं कि लेमडा ए स्क्वायर, ए क्योंकि रेडियस है, साथ में हम जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हम कांस्टेंट लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एंगल में ऐसे रोटेट करेंगे ये दिस थिंग्स आर नॉट चेंजिंग, लेकिन ये जो यूनिट वेक्टर है इट इज चेंजिंग, बिकॉज यहाँ पे देखिए हमने ऐसा चूज किया था एक्सिस, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है जैसे जैसे आप मूव करेंगे अलोंग दिस डायरेक्शन, अब इस डायरेक्शन में तो देखो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इस डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है जो कि ए फाई है। अब सिंस ये एक्स एंड वाई, अब इन एक्स वाई प्लेन कोई भी यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं इजिली, कोई भी यूनिट वेक्टर को हम इजिली लिख सकते हैं, ए यूनिट वेक्टर वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ कि एक्स कैप ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन
कॉस फाई प्लस वाई कैप साइन फाई। ठीक है, और यहाँ पे जो फाई एंगल हो गया, ये फाई एंगल हो गया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे अगर आप ये सपोज आपका एक्स एक्सिस हो गया और यह हो गया वाई एक्सिस, और सपोज आपका यूनिट वेक्टर है ए यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हो गया एक्स कैप, इस डायरेक्शन में हो गया वाई कैप, और ये एंगल अगर आपका फाई है तो आप लिख सकते हैं ए यूनिट वेक्टर एक्स कैप कॉस फाई प्लस वाई कैप साइन फाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसका वैल्यू, आपको क्या मिलेगा 0 to 2 पाई, आपको मिलेगा एक्स कैप कॉस फाई प्लस वाई कैप साइन फाई डी फाई। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक्स कैप एंड वाई कैप इट इज नॉट चेंजिंग। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर एक्स कैप एंड वाई कैप दीज आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर, इनका डायरेक्शन फिक्स होता है, नो मैटर आप कैसे भी मूव करिए, ये दोनों का जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया उस रेस्पेक्ट में ये दोनों यूनिट वेक्टर आपका कांस्टेंट होता है। तो इस केस में अगर आप इसके इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो ये आपको अल्टीमेटली आंसर मिलेगा 0, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉस फाई है एंड साइन फाई। ठीक है, तो कॉस फाई को अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द फुल 0 to 2 पाई, इट विल गिव यू 0। सिमिलरली साइन फाई विल ऑल्सो गिव यू 0। तो हेंस दिस पोर्शन जो है ये इसका आंसर आपको मिलेगा 0। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड में आंसर क्या बचेगा, दिस विल बी द आंसर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लेट अस चेक वेदर दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा सर्कुलर लूप था, इस सर्कुलर लूप के एट ए डिस्टेंस z इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, हमारा आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 पाई a lambda z कैप बाई z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, और साथ ही साथ यहाँ पे कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। मैं लिखना यहाँ पे भूल गया, क्योंकि आपको पता होगा हमने क्या किया था dq/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, ये कांस्टेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो इस केस में देखिए, अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि आपका कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप इन्फाइनेटली वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस में अगर आप जाएंगे तो अल्टीमेटली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको एज ए पॉइंट चार्ज ट्रीट होगा। तो लेट अस चेक, अगर सपोज ये हमारा रेडियस है a, और अगर z, इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, ये जो z डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस था हमारा z, इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, देन दिस ये जो सर्कुलर लूप है ये आपको पॉइंट चार्ज की तरह लगना चाहिए, एज इफ ये टोटल चार्ज जो है सर्कुलर लूप में इट इज एज इफ आप जितना दूर जाएंगे आपको लगेगा ये टोटल चार्ज जो सर्कुलर लूप में जो टोटल चार्ज है वो आपको लगेगा कि एज इफ इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप। तो व्हाट विल बी द टोटल चार्ज, अब हमें पता है कि सिंस टोटल चार्ज क्या होगा, सिंस हमको पता है कि लैम्डा जो है वो कांस्टेंट है, सो एनी स्मॉल लेंथ में हमें टोटल चार्ज कितना मिलता है, दैट विल बी लैम्डा इनटू dq, लैम्डा इनटू dl, इट विल बी द चार्ज प्रेजेंट इन द स्मॉल सेगमेंट dl। अब टोटल ऐसा करके अगर हम हर एक सेगमेंट का, जैसे हमने dl पोर्शन कर दिया, हर एक सेगमेंट का अगर चार्ज ऐड करेंगे तो ये dl क्या हो जाएगा, ये dl इट विल बिकम 2 पाई a, दैट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ द लूप, दैट विल बी द टोटल चार्ज q। ठीक है, और नहीं तो इसको आप इंटीग्रेशन से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज q ऑन अ सर्कुलर लूप इज इंटीग्रेशन dq, दैट इज 0 to 2 पाई। आप इसको लिख सकते हैं 0 to 2 पाई लैम्डा dl, अब इधर से आप 0 to 2 पाई लैम्डा a d फाई, एंड देन आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करिए, क्योंकि लैम्डा और a कांस्टेंट है, यू विल गेट 2 पाई a लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए q, बिकॉज 2 पाई a लैम्डा को हम q लिख सकते हैं, इसको हम लिख लिए z, और इसको हमने यूनिट वेक्टर z क्यूब और 4 पाई एप्सिलॉन 0 z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। जब आप ये कंडीशन पुट करेंगे z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, इस केस में आप यहाँ से a स्क्वायर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप a स्क्वायर नेग्लेक्ट करेंगे देन यू कैन सी 2 एंड दिस विल गेट कैंसल, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यू विल गेट z क्यूब एंड दिस पोर्शन इज फिनिश्ड। यहाँ पे भी z है और ये z क्यूब, देन वन मोर पावर
आपका यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्टीमेटली जेड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपका आंसर क्या बन जाएगा, दैट विल बी क्यू बाई 4πε0 जेड स्क्वायर और अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ जेड कैप। तो देखिए ये जो आंसर है, ये आंसर आपको क्या मिल रहा है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, वेयर ये क्यू क्या है, ये क्यू इज द टोटल चार्ज प्रेजेंट इन दिस सर्कुलर लूप। दैट मीन्स ये जो हमारा आंसर है दैट इज करेक्ट। ओके, तो इस लेक्चर में आपने ये देखा कि कैसे आप सर्कुलर लूप के केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और जो मैंने बताया कि ये सिंपल कि आपने जो भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीखा है वही सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। हमें कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हमको नंबर ऑफ सेगमेंट्स में डिवाइड करना है। हर एक स्मॉल सेगमेंट में जितना अमाउंट ऑफ चार्ज है उस चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, एंड देन यूजिंग सुपरपोजिशन। जब हम कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में सुपरपोजिशन यूज करते हैं तो वो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन में बदल जाता है। देन हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो अब इंटीग्रेशन जो हम परफॉर्म करेंगे उसका रीजन एक्चुअली जहां तक हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस सारे रीजन के ऊपर हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो एंड देन अगर आपको वेक्टर, मैंने बताया पहले भी बताया कि अगर आप EM थ्योरी पढ़ना, अगर देखना लेक्चर देखते हैं तो आपको वेक्टर का आइडिया जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हमने वेक्टर का आइडिया यूज किया जिसके कारण हमने इजीली सॉल्व कर पाए और अल्टीमेटली ये हमें आंसर प्रोवाइड हो गया। और लेटर ऑन कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज के लिए जो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट आप करते हैं उसको आप चेक कर सकते हैं सिंपली बाई पुटिंग कंडीशन कि इफ यू आर वेरी फार फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर आपका आंसर सपोज कन्वर्ट होके पॉइंट चार्ज के आंसर में नहीं आपको मिलता, दैट मीन्स आपके सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ गलती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको टफ ना लगे। ठीक है, अल्टीमेटली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए।